and surpass America, China recognizes it needs to make leaps in cutting-edge technologies. But the sad fact is that instead of engaging in the hard slog of innovation, China often steals American intellectual property and then uses it to compete against the very American companies it victimized, in effect, cheating twice over. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपको एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इसी के कारण क्रिएटर्स, इन्वेंटर्स और इनोवेटर्स अपने काम को सुरक्षित रख पाते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोत्साहित करता है कि वह अपना समय न्यू टेक्नोलॉजीज और आर्टिस्टिक वर्क डेवलप करने में लगाएं, क्योंकि जब वह किसी नई चीज पर शोध करते हैं या कोई भी नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, तो उन्हें यह पता है कि अगर वह अपने प्रोडक्ट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बाय कर लेंगे तो उनका प्रोडक्ट कोई चुरा नहीं सकता। इसी कारण ऐसी कई सारी कंट्रीज हैं जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चुराने की कोशिश करती है, लोगों को रिश्वत देना और उन पर जासूसी करना। इसी तरह कई सारे देश उन लोगों की सालों के प्रयास को चुरा लेते हैं। इन्हीं देशों में सबसे ऊपर नाम चाइना का आता है, क्योंकि यह काम चाइना में बहुत बड़े पैमाने पर होता है। अगर आप चाइना से आई खबरों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो यह आपको पता होगा कि चाइना इन्हीं सारी चीजों की वजह से अमेरिका में बदनाम है, लेकिन भारत में यह सारी चीजें ज्यादा खबरों में नहीं आती। इसी कारण मैंने चाइना के द्वारा किए 3 बड़े इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट केसेस आपके सामने इस वीडियो के द्वारा प्रस्तुत किए हैं, ताकि हमें भी यह पता चले चाइना किस हद तक जा सकता है किसी चीज को पाने के लिए। लेकिन इससे पहले आप सभी को यह जानना होगा कि विश्व में कितने प्रकार की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। पहला है पेटेंट। पेटेंट इन्वेंटर्स को उसके इन्वेंशन पर एक्सक्लूसिव राइट देती है, जिसके अंदर नई प्रक्रियाएं, मशीनें, मैटर कॉम्पोजिशन बदलाव जो कि मौजूदा पेटेंट में किए जाते हैं। पेटेंट आपको सिर्फ एक तयशुदा समय के हिसाब से ही प्रोटेक्ट करते हैं। ज्यादातर यह समय 20 साल का होता है और इसी समय के अंदर अंदर इन्वेंटर अपने किए गए आविष्कार का इस्तेमाल करके उसे बाजार में उतार सकता है। अगला है कॉपीराइट। साहित्यिक, कलात्मक, संगीतमय और नाटकीय कार्यों के साथ साथ सॉफ्टवेयर, फिल्में और आर्किटेक्चरल डिजाइन जैसे लेख कॉपीराइट द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं। कॉपीराइट क्रिएटर को एक निर्धारित समय के लिए अपने काम को रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्प्ले, परफॉर्म और संशोधित करने का विशेष अधिकार देता है। विशेष रूप से क्रिएटर की मृत्यु के बाद 70 वर्ष तक उसका कार्य कोई नहीं छू सकता। ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क आपको अलग अलग ब्रांड्स को चिन्हित करने में सहायता करता है। जैसे आप एक बड़ा पीला M देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ मैकडॉनल्ड है, या फिर सिर्फ एक टिक का साइन देखकर समझ जाते हैं कि यह जूता नाइकी ब्रांड का है। इन्हीं सारी चीजों को ट्रेडमार्क बोलते हैं, जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति कॉपी नहीं कर सकता। ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स गोपनीय और मूल्यवान जानकारी है जो किसी व्यवसाय को प्रतिस्पर्धात्मक बेनिफिट्स प्रदान करती है। इसके अंदर आपको फॉर्मूला, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, कस्टमर लिस्ट्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और ऐसी जानकारी मिलती है जो आम जनता के पास नहीं होती। पेटेंट और कॉपीराइट सरकार द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं, लेकिन ट्रेड सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइवेट कंपनी को अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ती है। इंडस्ट्रियल डिजाइन्स। बड़ी इंडस्ट्रीज में बहुत सारी मशीनों का उपयोग होता है और बहुत सारी मशीनें एक तरह का प्रोडक्ट बनाती हैं, जिनमें से कई सारे प्रोडक्ट की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, जैसे कि उसका आकार, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न या ऑर्नामेंटेशन। यही सारी चीजें मिलकर एक प्रोडक्ट को विभिन्न बनाती है और इसी विभिन्नता को बनाए रखने के लिए इंडस्ट्रियल डिजाइन एक कंपनी अपने नाम कराती है। अब जब आपको यह पता लग गया है
कि किस किस प्रकार के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। तो अब हम यहाँ से उन 3 केसेस के बारे में बात करना शुरू करेंगे जिसमें चाइना ने दुनिया भर से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स चुराए थे। पहला केस आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर चाइना ने एक पूरा सेमीकंडक्टर प्लांट ही चुरा लिया, और यह कोई मजाक नहीं है। चाइना ने सच में एक बार पूरा सेमीकंडक्टर प्लांट चुराने की कोशिश की थी। साउथ कोरिया में कोर्ट के जज के अनुसार एक सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के पूर्व एग्जीक्यूटिव ने चाइना में एक फुल सेमीकंडक्टर प्लांट की नकल करने के लिए ब्लूप्रिंट और डिजाइन चुरा लिए। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में वर्ल्ड क्लास चिप निर्माण फैकल्टी को स्थापित करने के लिए उस व्यक्ति ने यह प्लान बनाया था। इसी जज के अनुसार उन्होंने एक 65 साल के वृद्ध व्यक्ति को सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के ट्रेड सीक्रेट चुराने के जुर्म में उसे 2019 में गिरफ्तार किया था, और उसके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि उसने चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के डिजाइन चुरा के चाइना के नॉर्दर्न शहर जियान में स्थापित करने की कोशिश की है। उसने यह नहीं बताया कि उसे निवेश का वादा किस कंपनी ने किया था। उसने किसी भी कंपनी का नाम ना लेते हुए सिर्फ यह बताया कि यह कंपनी ताइवान में स्थित है और यह दुनिया की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से आती है। दक्षिण कोरिया में सुवोन प्रोविंस के प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस ने कहा कि यह बहुत मुश्किल है कि इनके द्वारा किए गए जुर्म को किसी भी तरह से नापा जाए, क्योंकि इस एक व्यक्ति की वजह से ना जाने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को कितना नुकसान हो गया है। इसी केस के दौरान अमेरिका और चीन के बीच में भी काफी तनाव चल रहा है, जिसके अंदर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अपने देश में ऐसे कानून पारित कर रहा है जिससे कि चाइना के पास क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ना जाए, और उसके साथ साथ वह अपने मित्र देशों को यह भी बता रहा है कि किस तरह चाइनीज कंपनी से सेमीकंडक्टर की क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को दूर रखा जाए। इसी कारण से चाइना की सरकार जो शी जिनपिंग चला रहे हैं, उसने यह दावा किया है कि अमेरिका जानबूझकर चाइना की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोकने के लिए उसको कई सारी टेक्नोलॉजीज का एक्सेस नहीं दे रहा। इसी केस के कारण कोरिया और ताइवान के बीच में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि यह दोनों दुनिया में सबसे बड़े चिप उत्पादक माने जाते हैं और चाइना के पास यह सारी टेक्नोलॉजीज ना पहुंच जाए, इसलिए अमेरिका भी इन्हें सपोर्ट करता है। कोरिया और ताइवान को ज्ञात है कि चाइना अलग अलग हथकंडे अपनाकर उनकी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को चोरी करने की कोशिश करता है। साउथ कोरिया और ताइवान यह नहीं चाहते, क्योंकि यह दोनों कंट्रीज बहुत हद तक इस टेक्नोलॉजी पर अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए निर्भर करती है। लेकिन आज से पहले यह कभी नहीं देखा गया था कि किसी ने एक पूरा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चुराने की कोशिश की हो। इसके अलावा इन बीते सालों में कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसके अंदर चाइना ने प्रमुख इंजीनियर, महत्वपूर्ण डिजाइन या रिवर्स इंजीनियर सॉफ्टवेयर को चुराने की कोशिश की है। इसी केस के दौरान जज ने यह भी बताया है कि जिस व्यक्ति ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के डिजाइन चुराए थे, वह प्लान के मुताबिक अपना नया प्लांट पुराने प्लांट से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बनाना चाहता था। लेकिन उसका यह प्लान कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि ताइवान की जिस कंपनी ने यह वादा किया था कि वह $3 बिलियन इस प्लांट में इन्वेस्ट करेंगे, वह पैसा कभी आया ही नहीं। कई सारी न्यूज एजेंसी के अनुसार ताइवान से पैसे न आने पर इस व्यक्ति ने चाइना के प्रमुख निवेशकों से बात की और उसने अपने चेंगदू बेस्ड सेमीकंडक्टर प्लांट के अंदर एक ट्रायल प्रोडक्ट बनाना भी शुरू कर दिया था, जिसका निर्माण उसने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के डिजाइन को चुराकर किया था। आगे चलकर नए मुकदमों के अनुसार यह भी पता चलता है कि यह व्यक्ति 18 साल से ज्यादा तक सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहा था,
जिसके बाद उसने 10 साल एक ऐसी कंपनी में लगाए जिसका नाम अभी तक बाहर नहीं आया है। जजों के अनुसार इस व्यक्ति ने चाइना और सिंगापुर के अंदर काफी सारे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किए हैं, जिसका सारा पैसा इसने चाइना और ताइवान के निवेशकों से उठाया है। इसी प्लान के अनुसार इस व्यक्ति ने आधिकारिक रूप से 200 ऐसे व्यक्तियों को अपने साथ काम पर लगाया जो कि कोरिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम किया करते थे। इसी केस के चलते जब चोरी की रकम का हिसाब लगाया गया तो पता चला कि $233 मिलियन का सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान हुआ है। अब दूसरा केस शुरू होता है 4 मई 2022 में, जिसमें सबसे पहले यह खबर निकल कर आती है कि साइबर क्राइम के द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू अरबों में लगाई जा रही है वह चोरी हो चुका है। यह साइबर क्राइम काफी खास है क्योंकि यह अपराध पूरे 1 साल तक चलने वाला लगातार अतिक्रमण था, जो कि एक चाइना के जाने माने हैकर संगठन ATV41 ने किया था, जिसे चाइना की सरकार चलाती है। इस संगठन के द्वारा चुराए जाने वाली जानकारी की कीमत अरबों डॉलर लगाई जा रही है। इस संगठन ने लगभग 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर साइबर अटैक करके उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स चुरा लिए थी। बोस्टन में स्थित साइबर सिक्योरिटी कंपनी साइब रीजन की रिपोर्ट के अनुसार ATV41 ने बहुत सारी कंपनियों के सर्वर में घुसकर हजारों गीगाबाइट का डाटा चुरा लिया है। साइब रीजन ने इस चोरी के वाक्य को ककूबीस का नाम दिया है। इस चोरी में चाइनीज ग्रुप ने उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सेंसिटिव डेटा, ब्लूप्रिंट्स, डायग्राम्स, फॉर्मूला और मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित प्रोप्राइटरी डेटा चुरा लिया है। साइब रीजन के CEO लायर डिव ने बताया है कि उनकी कंपनी के रिसर्च के अनुसार इस चोरी के अंदर चाइनीज ग्रुप ने फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और मिसाइल के ब्लूप्रिंट चुरा लिए हैं। उनके द्वारा प्राप्त किए गए डेटा के अंदर सिर्फ सेना से संबंधित ब्लूप्रिंट्स ही नहीं हैं। उनके अंदर क्लिनिकल ड्रग्स की IP भी चुरा ली गई है, जिसके अंदर आपको कई सारी बीमारियों के इलाज मिलेंगे। रिसर्च अनुसार अभी भी यह माना जा रहा है कि यह ग्रुप अभी भी रुका नहीं है और लगातार कंपनियों पर हमला कर रहा है। लायर आगे बताते हुए कहते हैं कि इस चाइनीज ग्रुप ने ऐसी रिसर्च को टारगेट किया है जिनका अभी पेटेंट नहीं हुआ है और यह सारी चीजें अभी ट्रायल फेज में ही चल रही थी। ABT41 ने और बहुत सारी इंडस्ट्रीज के सर्वर पर भी हमला किया है, जिसके अंदर सोलर पैनल और एज वैक्यूम टेक्नोलॉजी भी शामिल है। यह आपको सुनने से काफी आम टेक्नोलॉजी लग रही होंगी, लेकिन यह चीजें आपको घर में नहीं मिलती। यह सारी टेक्नोलॉजी एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बनाने में काम आती है। आगे इसी रिसर्च के अनुसार यह साइबर अटैक्स इन कंपनियों पर 2019 से हो रहे हैं, लेकिन इसकी जानकारी हालिया सालों में ही बाहर आई है। इसी साइबर जासूसी कैंपेन के दौरान उन्होंने काफी सारी ऐसी जानकारी को इकट्ठा कर लिया है जो आगे चलकर इन कंपनियों को बड़ा नुकसान देने वाली है, क्योंकि इनके अंदर ऐसी चीजें शामिल थी जैसे कि एक कंपनी के पास और कितने कारोबार हैं, उनको साइबर अटैक से बचाने वाला सिस्टम किस तरीके से काम करता है, उसमें काम करने वाले लोगों के अकाउंट, उनकी डिटेल्स, उनके नाम, उनकी ईमेल और टारगेटेड कंपनी के कस्टमर्स का डाटा और बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन साइबर हमलावरों ने एक्सट्रैक्ट कर ली है। साइब रीजन को पहली बार इस ऑपरेशन के बारे में अप्रैल 2021 के अंदर पता लगा और यह जानकारी तब सामने आई जब कंपनी ने उनके साथ एक पिच मीटिंग के दौरान अपनी फाइंडिंग को साझा किया था, जिसमें माना जा रहा था कि इस कंपनी पर साइबर अटैक हुआ है।
इस जानकारी के साझा होने के बाद साइबर रीजन ने ATP41 द्वारा किए गए साइबर अटैक को दोबारा इंजीनियर किया और उसके बाद उस कंपनी को होने वाले नुकसान की सारी जानकारी निकाली, जिसके अंदर यह निकलकर आया कि ATP41 के पास प्राइवेट सर्वर का पूरा एक्सेस था, जिसके कारण उन्होंने धीरे धीरे करके अपने फायदे के मुताबिक जानकारी इकट्ठा करी। जब ATP41 को पूरा एक्सेस मिल गया तो उसके बाद उन्होंने प्राइवेट कंपनीज के सर्वर के अंदर जाकर ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी को निकाला जिससे वह एक घातक रॉकेट प्रोपेलेंट वेपन बना सकता है। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए तो आपको एक मिसाइल बनाने के लिए हजारों तरह की जानकारी चाहिए होती है, जिसको आप एक एक करके ही निकाल सकते हो। यह चोरी का वाक्य हमें यह दर्शाता है कि ATP41 ग्रुप के लोग सर्वर के अंदर काफी समय तक रहे थे। ATP41 को कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे बेरियम और ब्लैक फ्लाई। यह चाइना की सरकार के द्वारा संचालित एक मान्यता प्राप्त किया गया संगठन है, जिसका एक बहुत काला और पुराना इतिहास है, जो कि चाइनीज सरकार के इशारों पर दूसरे देशों पर साइबर अटैक करके उनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में की गई उन्नति को चुरा लेते हैं। तीसरा और आखिरी केस जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वह होगा सेमीकंडक्टर के इक्विपमेंट डिजाइन की चोरी। एक अमेरिकन अप्लाइड मटेरियल्स नामक कंपनी ने चाइना द्वारा संचालित अपने एक कॉम्पिटिटर पर मुकदमा कर दिया है, जिसके अंदर अमेरिकी कंपनी के द्वारा आरोप लगाया गया है कि एक मैटसन नामक चाइनीज कंपनी ने 14 महीने तक हमारे बहुमूल्य सीक्रेट्स को चुराने की कोशिश की है। आपको मैटसन नाम सुनकर यह लग रहा होगा कि यह कोई चाइनीज कंपनी नहीं है। मेडिसन एक अमेरिकन कंपनी थी जब वह कैलिफोर्निया में स्थिति थी, लेकिन उसके बाद चाइनीज सरकार द्वारा संचालित बीजिंग ईटाउन ड्रैगन नामक कंपनी ने 2016 में इसे खरीद लिया। यह चाइनीज कंपनी सिर्फ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ही निवेश करती है। अप्लाइड मटेरियल्स, जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, इनके आरोपों के अनुसार इस चाइनीज कंपनी ने उसके 17 सबसे बड़े इंजीनियरों को अपनी कंपनी में शामिल करने की कोशिश की है, और यह सारा काम इस कंपनी ने सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर किया है। अमेरिकी कंपनी द्वारा दर्ज किए गए केस के अनुसार उनकी कंपनी में शामिल किए जाने वाले लोगों में से एक वरिष्ठ डिपार्टमेंट मैनेजर और शोधकर्ता शामिल थे, जिन्होंने वर्षों तक एक साथ काम किया था और चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और कंपनी की टेक्नोलॉजी रोडमैप जैसी संवेदनशील जानकारी तक उनकी पहुंच थी। उनके द्वारा आगे यह भी दावा किया गया है कि इनके पास जासूसी के सारे सबूत हैं। अमेरिकी कंपनी ने मार्च 2022 की फाइलिंग में कहा कि इनमें से कई दस्तावेज अत्यधिक संवेदनशील और तकनीकी हैं। इसमें अप्लाइड मटेरियल्स के ट्रेड सीक्रेट भी शामिल है। वह यह जानते हैं कि इससे मैटसन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा और उसको बिना परिश्रम किए बहुत सारी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मिल गई है। इस मुकदमे की जानकारी बहुत समय तक सार्वजनिक नहीं की गई थी, लेकिन जैसे जैसे इसके बारे में खबरें सामने आती जा रही है, तो अमेरिका की सरकार को यह पता चलता जा रहा है कि चीन की सरकार अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को बाईपास करने के लिए किस भी हद तक जा सकती है। एक और SML नामक अमेरिकन कंपनी जो कि इसी फील्ड में काम करती है, उसने भी अपने यहाँ काम कर रहे चाइनीज मूल निवासी पर कॉन्फिडेंशियल टेक्नोलॉजी सीक्रेट्स चुराने का आरोप लगाया है। अप्लाइड मटेरियल्स ने इसी मुकदमे के दौरान उनके पास काम करने वाले लोगों की जानकारी साझा की है, जिसमें हमें यह पता चला है कि बहुत सारे लोग जो उनकी कंपनी में बड़े पद पर थे, वह अजीब तरीके से कंपनी को छोड़ रहे हैं।
जिसके अंदर कई सारे कर्मचारियों ने अपना काम छोड़ने के बाद कंपनी द्वारा प्रदान किए मोबाइल फोन के अंदर से सारा डाटा उड़ा दिया और यह जानकारी भी नहीं प्रदान की कि वह दोबारा किस कंपनी में काम करने जा रहे हैं। आगे वह बताते हुए एक और चीज पर खुलासा करते हैं कि किस तरह एक व्यक्ति ने अपनी एक दिन की नौकरी के अंदर कंपनी के कंप्यूटर सर्वर के अंदर से डाटा चुराने की कोशिश की और उसके बाद वह सारी जानकारी जो उसने एक यूएसबी ड्राइव में सेव की थी अपने आप को ईमेल कर ली। उस समय जो उसने सारी चीजें चुराई थी उसके अंदर आपको 3D रेंडर्ड डिटेल डायमेंशन और एक नए बनाए जा रहे चेंबर में लगाए जाने वाले धातु की जानकारी थी। यह सारी चीजें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी नए चेंबर के अंदर एक फिल्म जो कि केमिकल से बनती है उसे बार बार एक सिलिकॉन वेफर पर चढ़ाया जाता है, जिससे उस वेफर के अंदर इंसुलेशन और कंडक्टिव प्रॉपर्टीज आ जाती है। मुझे माफ कीजिएगा, अब मैं इससे ज्यादा आपको यह प्रोसेस हिंदी में नहीं समझा सकता। अप्लाइड मटेरियल्स ऐसे चैम्बर बनाने वाली दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में से आती है और जो डिजाइन उनके यहाँ से चोरी हुआ वह एक नई चैम्बर का डिजाइन था जो दुनिया में पहली बार बनाया जा रहा था, जिसके अंदर हाई परफॉर्मिंग चिप्स की प्रोडक्शन आसान हो जाती। कंपनी के सीईओ लाओ ने आरोप लगाते हुए यह भी बताया कि ऐसे चैम्बर जो कि अभी सिर्फ आइडिया के रूप में ही प्रेजेंट किए गए हैं, उनका रोड मैप भी चुरा लिया गया है। अप्लाइड मटेरियल्स और एसएमएल, यह दोनों कंपनी दुनिया में सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, जो कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जरूरी कंपोनेंट माना जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, यह सारे सेमीकंडक्टर रक्षा से लेकर इलेक्ट्रिक वाहन और कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं और चाइना एक साल में कच्चे तेल से ज्यादा सेमीकंडक्टर ही आयात करता है। उसके लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि वह अपनी निर्भरता अमेरिका से खत्म करे। अमेरिकी सरकार ने बहुत लंबे समय तक चाइना को इस बारे में लताड़ लगाई है कि वह उनकी बड़ी कंपनियों में जासूसी करके उनके ट्रेड सीक्रेट निकाल लेते हैं, लेकिन उससे ज्यादा समय से चाइना अमेरिका के यह सारे आरोपों को गलत ठहराता आ रहा है। 2016-15 के अंदर काफी कम लोगों को पता था कि एक अमेरिका की मैटसन नामक कंपनी, जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी, जिसे चाइना की सरकार द्वारा संचालित एक कंपनी ने खरीद लिया था और उसको उसी समय अपने अंदर पूरी तरह मिलाकर उसको अपनी एक सब्सिडियरी बना दी थी, जिससे वह एक अमेरिकन कंपनी के नाम पर दूसरी अमेरिकन कंपनियों पर चोरी कर सके। यहीं पर हमारे तीनों केस खत्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि चाइना सेमीकंडक्टर डिजाइन की चोरी ही क्यों करता है? वह इसे खुद भी तो बना सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चाइना की सरकार में काम कर रहे बड़े बड़े अधिकारी और उनकी टॉप लीडरशिप बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि वह लंबे समय से इस चीज का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह वह अमेरिका के सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को चाइना में ला सकें, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ जाती है। इसी शर्मनाक हार को छुपाने के लिए उन्होंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम कर रहे कई सारे लोगों पर करप्शन के आरोप लगाकर उन्हें जेल भेज दिया है और ईटाउन ड्रैगन जैसी एक कंपनी को घाटे में जाने से बचाने के लिए $9 बिलियन देकर उसे डिफॉल्ट से रेस्क्यू करना पड़ा। उस कंपनी का नाम सिंघुआ यूनिग्रुप बताया जा रहा है। इस इंडस्ट्री से संबंधित जानकारों द्वारा यह मानना है कि बड़े सरकारी पोस्ट पर पाए जाने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों बहुत ज्यादा परेशान इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को विकसित करने के लिए हजारों और करोड़ों डॉलर लगा दिया है और उसके बावजूद भी उनके हाथ कोई सफलता नहीं लग पा रही है।
उनमें यह गुस्सा इसलिए भी पाया जाता है क्योंकि अमेरिका ने अच्छी तरह से इन सारी चीजों को मैनेज करके चाइना के हाथ अपनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज नहीं लगने दी है। इन सारी जांच पड़ताल के अंदर आए सबूतों से चाइना में काफी हलचल पैदा हो गई है, क्योंकि सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए जितना भी निवेश आता था वह सारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही पास किया करती थी और शी जिनपिंग की सरकार ने खास इसके लिए $100 बिलियन का फंड भी बना के रखा था, जिससे यह अपनी राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ाने वाले थे। इस फंड का नाम शुरुआत में नेशनल इंटीग्रेटेड सर्किट इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट फंड रखा गया, जिसका नाम आगे चलकर बिग फंड पड़ा और जितना भी मूल निवेश इस इंडस्ट्री में आया वह इसी फंड के द्वारा रिलीज किया गया। चाइना के अंदर सबसे बड़ी एंटी करप्शन एजेंसी के द्वारा जांच में यह बताया गया कि वह 3 बड़े एग्जीक्यूटिव पर जांच बैठा रहे हैं, जिन्होंने यह फंड चलाने में मदद की थी, और उन्होंने यह भी बताया कि वह मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपनी एक टीम भेज रहे हैं। यही रेगुलेटर पहले से मंत्री जियो याकिंग की जांच कर रहा था, जिससे वह लगभग 4 वर्षों में डिसिप्लिनरी जांच का सामना करने वाले सबसे वरिष्ठ कैबिनेट सदस्य बन गए। अंत में चीन इसी तरह काम करता है, जो कुछ वह बना नहीं पाते उसे चुरा लेते हैं। ये वो मुकदमे हैं जो मीडिया में रिपोर्ट किए गई हैं, लेकिन ऐसे कई मामले हैं जहां ये चोरियां रिपोर्ट नहीं की गई, यह सुर्खियों में आने के लिए बहुत छोटी है। इसी तरह एक और भी मामला इसी महीने सामने आया है, जिसमें चीन की एक सरकारी कंपनी ने कमर्शियल विमान बनाया है, जिसकी सारी तकनीक उसने पश्चिमी देशों से चुराई है। यदि आप इस विषय पर उचित वीडियो चाहते हैं तो कृपया एक कमेंट छोड़ें। ये मैं अपनी असली आवाज़ में बोल रहा हूँ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।